नमस्कार साथियों, जीएलसी आईएएस में मैं गुरुजी आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हनुमान जी महाराज की कृपा से पिछले 6 वर्षों से लगातार जो हमारे रामबाण और ब्रह्मा सीरीज एमपीपीएससी प्री के लगभग 1 महीने पहले आती है, उसका पहला वीडियो आप लोगों के सामने। इस वीडियो में क्या है, पहले उस कंटेंट को थोड़ा सा कुछ सेकंड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिट 1 मध्य प्रदेश इतिहास का संपूर्ण उल्लेख प्लस अन्य जो टॉपिक इसमें दिए गए वो सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। लगभग 1000 फैक्ट जो हैं या उससे कुछ ज़्यादा या कम वो आपको इसमें मिल जाएंगे। 1000 से प्लस ही होंगे, कम तो नहीं होंगे। और पूरी यूनिट आप पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। आपको अध्ययन की रणनीति में ये ध्यान रखना है कि आप हमारे ब्रह्मास्त्र और रामबाण को पूरा अच्छे से पढ़ें। साथ ही जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी ऐप से टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं। इन्वेस्टमेंट है वो, और वो इन्वेस्टमेंट आपका बेनिफिशियल रहेगा। आइए बिल्कुल बिना समय गवाए अपन शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास एमपीपीएससी प्री 2022-23 ब्रह्मास्त्र रामबाण यूनिट 1। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? तो आपको इसकी पीडीएफ केवल मिलेगी जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी ऐप पर। वहाँ पे फ्री कंटेंट में ये आपको निःशुल्क रूप से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। हनुमान जी महाराज का नाम लेके पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका। देखिए, जो भीमबेटका है, अगर पाषाणकालीन स्थलों के अंदर वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज्ड भी देखा जाए तो भीमबेटका अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। भीमबेटका पूरा पाषाणकालीन स्थल है। कहीं कहीं पे आप ऐसा सोचेंगे ये मध्य पाषाणकालीन है, लेकिन वहाँ पे सारे अवशेष मिले हैं। इसकी खोज कब हुई? 1957 में। खोजकर्ता कौन थे? श्रीधर विष्णु वाकणकर। विष्णु वाकणकर पुरस्कार भी दिया जाता है पुरातत्व के क्षेत्र में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए। गुहा शैल चित्र, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं गुफा शैल चित्र, जो गुफाओं में मानव रहता था, आदि मानव, उनके शैल चित्र, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2003 में इसे विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला। कुल अपने यहाँ 3 विश्व धरोहर स्थल है, उसमें सबसे अंत में जो अभी है वो कौन सा? भीमबेटका। कुछ और प्रस्तावित भी हैं। पांडवपुर बस्ती यही हुआ करती थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मध्य पाषाणकालीन पांडवपुर बस्ती जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो भीमबेटका रायसेन। पांडव जलप्रपात है वो अलग है। मानव निर्मित प्राचीनतम दीवार के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट उठने का चांस है कि मध्य प्रदेश में मानव निर्मित प्राचीनतम दीवार के अवशेष प्राप्त होते हैं कहाँ से? भीमबेटका रायसेन। यहाँ पूरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के अवशेष मिले हैं। मतलब वह इतिहास जो अपन बिल्कुल जिसके अपने के पास रिटर्न एविडेंस नहीं है, और वह इतिहास जो तर्कयुक्त है, रिटर्न एविडेंस है, वहाँ तक के अवशेष अपने को भीमबेटका से मिलते हैं। और ये वहाँ की चट्टानों पर की गई चित्रकला। आदमगढ़, इसके बाद फेमस पहले सा था आदमगढ़। मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मध्य पाषाणकालीन स्थल की पहचान फलकीय औजार, आकार में छोटे और नुकीले, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। विश्व में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़, होशंगाबाद से। पाषाणकालीन अन्य तथ्य देख लेते। बड़ी शिमला पहाड़ी जबलपुर में है ये स्थल, और ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मानव खोपड़े के साक्ष्य, जिसे हमने नर्मदा मानव की संज्ञा दी है, भोपाल संग्रहालय में है। कहाँ से मिला है? हथनोरा, सीहोर से। मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता जो है CL कलाइल माने जाते हैं। मध्य पाषाणकालीन पुरातात्विक खोजकर्ता CL कलाइल। पनार पानी को तितलियों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ऐतिहासिक स्थल है, और वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? तितलियों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक विशेष क्वेश्चन रह गया था, भीमबेटका के भित्ति चित्रों में कौन सा रंग अनुपस्थित है, कौन सा रंग बिल्कुल नहीं मिलता है? तो हरे रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं ताम्र पाषाणकालीन स्थल, जो तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग करते थे। उसमें पहला फेमस आता कायथा, उज्जैन। नेक्स्ट नवदाटोली, खरगोन, ये मिसप्रिंट हो गया, होशंगाबाद। ठीक है, नवदाटोली, खरगोन। आवरा, मंदसौर, ये माताजी के स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, डांगवाला, उज्जैन। इंद्रगढ़, मंदसौर। नागदा, उज्जैन। खेड़ीनामा, ये इंपॉर्टेंट है, खेड़ीनामा, होशंगाबाद। खेड़ीनामा अभिलेख भी है, आगे अपन देखेंगे इसके बारे में। आजाद नगर, इंदौर। पीतनगर, खरगोन, ये हाल ही की खोजों में। गिन्नौर गांव, सीहोर। और त्योतर पाषाणकालीन जो स्थल है उसमें मध्य प्रदेश में फेमस जो है त्योतर रीवा, नवदाटोली, खरगोन, कायथा, उज्जैन, ये विशेष रूप से फेमस है। और खेड़ीनामा, होशंगाबाद। निषाद जाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। सबसे प्राचीन ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा ऐत्रेय ब्राह्मण को ही माना जाता है। इसमें निषाद का उल्लेख किया गया है कि वैदिक काल में मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को निषाद जाति के नाम से वहां लिखा गया है। निषाद का मतलब होता अनार्य। कारुष वंश का शासन कहाँ था? बघेलखंड में। चंद्रवंश को और अन्य नाम क्या है?
एल साम्राज्य। चंद्रवंश का विस्तार कहाँ था? मध्य प्रदेश में, तो बुंदेलखंड में। यादव वंश के संस्थापक, तात्कालिक प्राचीन मध्य प्रदेश के इतिहास में यादव वंश के संस्थापक राजा यदु। इक्ष्वाकु वंश का शासन क्षेत्र कौन सा था? दंडकारण्य। वर्तमान में इसका बहुसंख्यक भाग आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर वाला जो एरिया वहां आता है। पुरुकुत्स इक्ष्वाकु नरेश किसके पुत्र थे? राजा मानधाता के पुत्र। पुरुकुत्स ने युद्ध में नागवंश की सहायता की और क्या किया? नागवंश की सहायता से पुरुकुत्स ने गंधर्वों को हराया। राजा पुरुकुत्स ने रेवा से विवाह किया, ऐसे ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं। और बाद में पुरुकुत्स ने रेवा का नाम नर्मदा रख दिया। मचकुंड इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, ये भी प्राचीन इतिहास में मध्य प्रदेश में फेमस है। मचकुंड का संबंध किस राजवंश से था? इक्ष्वाकु राजवंश से। मचकुंड ने मानधाता नगरी की स्थापना की। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानधाता नगरी वर्तमान में ओंकारेश्वर, नर्मदा नदी के किनारे, एकात्मक पीठ आदि गुरु शंकराचार्य जो है उनके लिए बन रही है, ठीक है। तो मानधाता नगरी के संस्थापक मचकुंड। राजा महिष्मत किस वंश के राजा थे? हे राजवंश के। हे राजवंश के सबसे पावरफुल किंग राजा कीर्तिवेन सहस्त्रा अर्जुन। माना जाता है कि राजा सहस्त्रार्जुन ने रावण को हराया था। ऐसी पौराणिक मान्यताओं में प्रचलित बताया जाता है कि जो सहस्त्रार्जुन है उन्होंने रावण को हराया था। अवंती क्षेत्र का नामकरण राजा अवंती के नाम पर हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवंती का नाम हुआ है एक भौगोलिक चिन्ह के रूप में, व्यक्ति के नाम के रूप में, ऐसे। तो ये एक राजा अवंती है, उनके नाम पर इसको अवंती नाम से प्रसिद्धि मिली। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? टोंस नदी के किनारे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाल्मीकि आश्रम, महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि यहाँ स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? टोंस नदी। कमेंट में आपको ये बताना कि जिला कौन सा है। कुंतलपुर, विराटपुरी, उज्जैनी, महिष्मती, ये सभी महाभारतकालीन प्रमुख नगर है। तो मध्य प्रदेश में स्थित महाभारतकालीन प्रमुख नगर कौन से है? उज्जैनी, महिष्मती। 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में कौन से 2 महाजनपद प्रमुख रूप से मिलते हैं? चेदी महाजनपद और दूसरा आपका कौन सा मिलता है? अवंती महाजनपद। जो चेदी महाजनपद है इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। इसका विस्तार कहाँ था? वर्तमान बुंदेलखंड में। इसका विस्तार कहाँ था? वर्तमान बुंदेलखंड में। चेदी महाजनपद के राजा शिशुपाल का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इनका वर्णन महापुराण के युद्ध में मिलता है। आप देखेंगे तो आपको पूरी कहानी मिल जाएगी जो युद्ध हुआ था उसमें, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में अवंती महाजनपद को क्या कहा गया? अयुतगामिनी कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में अवंती को क्या कहा गया है? अयुतगामिनी। उत्तरी अवंती, जो अवंती महाजनपद था उसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती, जिसे वर्तमान में महेश कहते हैं। चंड प्रदोत कहाँ के प्रसिद्ध शासक थे? तो बुद्ध के समकालीन चंड प्रदोत अवंती के शासक थे। चंड प्रदोत के शासनकाल में अवंती हथियार व लोहों के कार्य, जो लोहा होता है आयरन वर्क के लिए बहुत फेमस था। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, अवंती को मगध में मिलाने वाले शासक कौन थे? शिशुनाग। ये देखिए आप, महाजनपद काल पूरा। चेदी महाजनपद को मगध में किसने मिलाया? देखिए यहां पे हमने क्या देखा, जो शिशुनाग है उन्होंने क्या किया? अवंती राज्य को मगध में मिलाया। दूसरा महाजनपद रहा चेदी, तो नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद ने क्या किया? मगध में चेदी को मिला लिया। राजा अशोक कहाँ के प्रांतपति थे? अवंती के प्रांतपति थे। इनके पिता कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार ने इन्हें कहाँ का राज्यपाल बनाया? अवंती का। यहाँ आके क्या हुआ? भाई ने विवाह भी किया। कहाँ विवाह किया? विदिशा में। किससे किया? शकवंशी श्रीदेवी, महामाया दोनों नाम मिलते हैं, जो एक वैश्य पुत्र थी, उससे शादी की। शादी करने के बाद राजा बनने के लिए ऐसी किंवदंती की अपने 99 भाइयों का वध किया। लेकिन कलिंग युद्ध के अंदर हृदय परिवर्तन हो गया और हृदय परिवर्तन के बाद इन्होंने क्या कर लिया? धम्म का मार्ग अपना लिया। राजा अशोक ने वैश्य टेकरी की स्थापना उज्जैन में की। अब ये क्वेश्चन है, जैसे इनका संबंध मुख्य रूप से विदिशा क्षेत्र से रहा, लेकिन वैश्य टेकरी कहाँ स्थित है? उज्जैन में। फिर राजा अशोक से संबंधित प्रमुख शिलालेख, 2020 से पहले 2 शिलालेख, लघु शिलालेख पढ़ते थे। अब कुछ लघु शिलालेख जो है वो ज़्यादा डीप से अपन पढ़ने लग गए। पहला रूपनाथ लघु शिलालेख, जबलपुर, अशोक मौर्य वंश से संबंधित। गुजरा शिलालेख, लघु शिलालेख, दतिया, अशोक मौर्य से। सारोमारो, सीहोर। पानगुराड़िया, सीहोर। सांची स्तंभलेख, रायसेन। सारी भारी, ये बिल्कुल रेयरली पढ़ने में मिलता है। सारी भारी अशोक का जो लघु स्तंभलेख है या लघु शिलालेख है वो कहाँ से मिला? शहडोल। तो रूपनाथ, जबलपुर, गुजरा, दतिया, सारोमारो, सीहोर, पानगुराड़िया, सीहोर, सांची, रायसेन और सारी भारी शहडोल। मौर्यकालीन प्रमुख स्तूप, एक साथ ऐसा प्रीमियम कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है। आप मन लगाकर इस वीडियो को पढ़ें। 2x, 1.5x, 1.25x, 75x, 0.75x, जैसा लगे उस स्पीड पे आप देखें, लेकिन इनको पढ़ना है।
2021 के रामबाण और ब्रह्मास्त्र का रिवीजन, 2022 के ब्रह्मास्त्र और रामबाण जो है उनका बढ़िया से आत्मसात करके, GLCIS MPPSC ए पर जो हमारी टेस्ट सीरीज जिसमें लगभग 30-35 FLT, यूनिट वाइज 10 FLT, ओल्ड पेपर जो सोल्ड है 10-12, वो ऐसे करके ये 50 FLT आप पूरे तैयार करके जाते तो मुझे लगता है कि आपकी सफलता में कोई संदेह बचे। सतधारा स्तूप कहाँ स्थित है? रायसेन में। तुमेन स्तूप अशोकनगर, यहाँ गुना है, गुना से अशोकनगर अलग हो गया है, तुमेन स्तूप अशोकनगर। कसरावद स्तूप अपना खरगोन। देवकुठार रीवा, देवकुठार रीवा। पानगुराड़िया स्तूप सीहोर। अंधेर स्तूप विदिशा। सांची स्तूप रायसेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, सांची स्तूप के खोजकर्ता। तो 1818 में जो जनरल टेलर है उन्होंने सांची की खोज की। सांची के खोजकर्ता जनरल टेलर, MPPSC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौर्यकालीन यक्ष प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो मौर्यकालीन यक्ष प्रतिमा मिली है बेसनगर विदिशा से। सबको बढ़िया से दिख रहा है, आनंद आ रहा है? एक बार कमेंट कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो बेटा, अच्छी चीज सब में शेयर करो। इस प्लेटफॉर्म को आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। शुंग शासक मूलतः उज्जैन के निवासी थे। जो शुंग शासक थे वो मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो वो उज्जैन के निवासी थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, मगध को और इसके आसपास के क्षेत्रों को जीता उन्होंने। ठीक है, बाद में चेदी को भी जीतेंगे। ये मूलतः उज्जैन के थे और ये ऐसा राजवंश है जो आज भी विद्यमान है। चीन में शुंग नाम से एक बहुत बड़ी जाति पाई जाती है जिनका पलायन इसी समय वहां हुआ था। तो शुंग इंपोर्टेंट है। कहाँ के निवासी थे? उज्जैन के। शुंग शासक अग्निमित्र विदिशा के प्रांतपति थे। मतलब अग्निमित्र जो है राजा बनने से पहले कहाँ के गवर्नर रहे थे? अवंती के। मालविका अग्निमित्रम पुस्तक के अनुसार राजा अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को हराया। अब यहाँ पे जो मालविका अग्निमित्र जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? महाकवि कालिदास, भारत के शेक्सपियर कालिदास। इस रचना में उन्होंने अवंती सुता, मालविका और शुंग नरेश, जो आपके क्या नाम बताया इनका? अग्निमित्र, इनकी प्रेम गाथा का उल्लेख है जिसमें उज्जैन से बादल उठते हैं प्रेयस संदेश लेकर, अमरकंटक में वर्षा करके अपनी विरह वेदना को प्रकट करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगी कौन से दो नगरों का उल्लेख इसमें हुआ है मालविका अग्निमित्र में? तो अवंती और अमरकंटक। शुंग शासक भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आए। अब यहाँ पे यूनानी राजदूत कौन? हेलियोडोरस। किसके काल में भारत आए? भागभद्र। कौन सा राजवंश के शासक थे? शुंग वंश। शुंग वंशीय नरेश भागभद्र के काल में हेलियोडोरस भारत आए यूनानी राजदूत के रूप में। यहाँ आने के बाद वो नारायणी भक्ति में लग गए। ठीक है, और सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। भारतीय नहीं अपितु विश्व का पहला पूर्णतः सनातनी मोनोमेंट या स्मारक, शिला स्मारक, वो कौन सा है बेटा? हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। ये गरुड़ स्तंभ माना जाता है और इसे स्थानीय भाषा में खाम बाबा कहते हैं। ये पूरी तरह से किसको समर्पित है? सनातन धर्म को, भगवान कृष्ण को, भागवत धर्म को। ठीक है, हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी था। भरहूत स्तूप सतना में स्थित है। भरहूत स्तूप कहाँ है? सतना में। और ये जो गरुड़ स्तंभ है बेतवा में, अपनी कौन सी नदी के? बेतवा नदी के किनारे विदिशा में। भरहूत स्तूप सतना में। भरहूत स्तूप की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश के शासकों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य नाम आता है पुष्यमित्र शुंग का। भरहूत स्तूप के खोजकर्ता जॉर्ज कनिंघम ने 1873 में की और जॉर्ज कनिंघम को भारतीय इतिहास पुरातत्व विभाग का जन्मदाता भी माना जाता है क्योंकि 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना की जिसका नामकरण 1805 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। एक क्वेश्चन ये भी बताए, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के पहले महानिदेशक सर जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में ही सिंधु सभ्यता को खोजा गया था 1921 में। ये भरहूत स्तूप। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि किस स्तूप में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है मध्य प्रदेश के? तो भरहूत स्तूप जो है जातक कथा को बयां करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। फिर अगला बेटा, ये सिक्के मिनेंडर के। सातवाहन वंश के शासक शातकर्णी ने पूर्वी मालवा पर विजय प्राप्त की। तो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक शातकर्णी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख शीशे के सिक्के चलाए सातवाहनों ने। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। सह शब्द का प्रयोग ज्यादा है। सातवाहन शासक शातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया। शक शासक कौन था? नहपान। उसको किसने हराया? शातकर्णी ने। और इससे उसे अनूप प्रदेश और मालवा प्रदेश विजय के दौरान प्राप्त हुआ। सातवाहन के शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को शक वंश के शासक रुद्रदामन ने हराया। रुद्रदामन बहुत इंपॉर्टेंट शक शासक है, इसको आगे देखेंगे आएगा। शीशे के सिक्के कहाँ से मिले? तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए जो हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान जबलपुर के आसपास का भाग त्रिपुरी, वहां से मिले हैं। मिनेंडर के सिक्के कहां से मिले? तो मिनेंडर के सिक्के बालाघाट से, इंडो ग्रीक शासक है। रोमन शासकों के सिक्के कहां से मिले हैं? आगरा नहीं, आवरा मंदसौर,
कहाँ से मिले? आंवरा मंदसौर। मध्य प्रदेश में शंख वंश की 2 शाखाएं थी। देखो शक जो है वो 5 कबीलों में विभक्त होकर मध्य प्रदेश में भारत में शासन करते हैं। उनमें से 2 कबीले ऐसे थे जो भारत में मध्य प्रदेश के अंदर आए। इसमें पहला था क्षहरात वंश और कार्दमक वंश। अब भूमक व नयपान को क्षहरात वंश की संस्थापक माना जाता है, जो किसका है? शाखा शुंग इसकी शक वंश की। नयपान के सिक्के कहाँ से मिले हैं? शिवपुरी से। स्कंदगुप्त द्वारा इंदौर के तेली श्रेणी के मंदिर के लिए दान का उल्लेख मिलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्कंदगुप्त ने किस जगह के तेली मंदिर के लिए जो है दान किया था? तो कौन से बेटा? स्कंदगुप्त ने इंदौर के मंदिर के लिए। यशोमती व उनके पुत्र चष्टन द्वारा कार्दमक वंश की स्थापना की गई। तो जो शक है उसकी दूसरी शाखा कार्दमक वंश है, किसने स्थापना की? चष्टन। कार्दमक वंश का प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था और प्रथम विशुद्ध संस्कृत अभिलेख विश्व में माना जाता है गिरनार अभिलेख, जो रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक है, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा लिखा गया। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। ये सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात में, और गिरनार भी गुजरात। सर्वप्रथम तिथियुक्त चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो तिथि युक्त अंकित जो सिक्के हैं वो सबसे पहले रुद्रदामन ने चलाए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? शहडोल से। कुषाण शासक भीम कदफिसस के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? विदिशा से। नेक्स्ट, पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक में मालव जाति को क्या कहा गया? आयुधजीवी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मालव जाति को आयुधजीवी कहाँ कहा गया है? तो मालव जाति को आयुधजीवी किसमें कहा गया है? पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी संस्कृत का प्रथम व्याकरण माना जाता है। और ये जो महापद्म नंद है उनके परम मित्र भी माने जाते हैं। नागवंश के संस्थापक वृषनाग। ठीक है, वृषनाग के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? विदिशा से। नागवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? विदिशा। नागवंश की प्रारंभिक राजधानी विदिशा। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी बदलकर पवैया, पद्मावती नगर, ग्वालियर में की। ठीक है, तो इनकी जो प्रसिद्ध राजधानी वो पवैया पद्मावती है, ग्वालियर में आता है। समुद्रगुप्त ने अंतिम नाग राजा गणपति नाग को परास्त करके नागवंश को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। तो जो पद्मावती है उस पर विजय प्राप्त करने वाले शासक कौन थे? भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त। और नागवंश के अंतिम शासक कौन थे? गणपति। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेरनाग से विवाह किया था। ठीक है, प्राचीन काल में ग्वालियर क्षेत्र को पवैया और पद्मावती नाम से भी जाना जाता था, जिसे वत्स महाजनपद के रूप में भी जानते हैं अपन। नागवंश के शासक स्वयं को क्या कहते थे? भारशिव। वो अपने आप को क्या कहते थे? किस उपाधि को अपने ऊपर लेते थे? भारशिव। नेक्स्ट, मुरैना को प्राचीन काल में कुतवार एवं क्रांतिपुरी नाम से भी जाना जाता था। जो मुरैना है, जो मोरों की अधिकता के कारण से बाद में नाम प्रचलित हुआ, प्राचीन काल में इसका नाम कुतवार या क्रांतिपुरी था। ये ध्यान रखिएगा, क्रांतिपुरी या कुतवार किस मध्य प्रदेश के वर्तमान नगर को जाना जाता था? मुरैना। बोधि वंश का शासन क्षेत्र, तो बोधि वंश जो है उसकी स्थिति थी त्रिपुरी, जबलपुर। मध्यवंश मध्यवंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? बघेलखंड। ये प्रिंट होने में मध्य दिख रहा है लेकिन मध्य है। मध्यवंश का शासन क्षेत्र बघेलखंड। मध्यवंश की राजधानी बांधवगढ़ थी। ठीक है, समुद्रगुप्त के कांच नामक सिक्के कहाँ से मिले हैं? समुद्रगुप्त ने एक कॉइन चलाया था जिसका नाम, उस मुद्रा का नाम था कांच। कांच की नहीं थी, मुद्रा का नाम कांच था। और कांच नामक मुद्रा कहाँ से मिली है? विदिशा से, संबंधित समुद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय का पता उनकी देवी चंद्रगुप्तम व शकारी की उपाधि से पता चलता है। मतलब देखो, देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, उस नाटक में उनके बड़े भाई रामगुप्त शकों द्वारा वहाँ पे हमला, उनकी पत्नी का किडनैप और बाद में अपनी वीरता का परिचय देकर शकों का नाश कर दिया और भेज दिया और शासक बने। ये पूरी कहानी मिलती है देवी चंद्रगुप्तम में। शकों को मारने के कारण वो शकारी कहलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उन्होंने किसको बनाया था? अवंती, उज्जैन को। सूपिया अभिलेख कहाँ स्थित है? रीवा में। और इसमें किसका उल्लेख मिलता है? गुप्त वंशावली का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या सूपिया अभिलेख, रीवा, क्वेश्चन आ जाए। गुप्त वंशावली जो है उसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? सूपिया अभिलेख के अंदर। ये महाराजा विक्रमादित्य। एरण अभिलेख कहाँ स्थित है? सागर में। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण सागर। एरण का प्राचीन नाम क्या था? स्वभोग नगर। एरण अभिलेख में हूण आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अब ये क्वेश्चन अपन सती प्रथा तो देखते हैं लेकिन हूण आक्रमण नहीं मिलते हैं, जो गुप्त साम्राज्य के विनाश के प्रमुख कारण में एक आता है। तो हूण आक्रमणों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख में। सती प्रथा के साक्ष्य भी एरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं। मंदसौर प्रशस्ति, देखो पिछले 5 वर्षों में प्राचीन मध्य प्रदेश के इतिहास में मंदसौर से लगभग क्वेश्चन हर बार आया है। ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति से पता चलता है कि कुमारगुप्त के सामंत बंधु वर्मा ने 10 पुर की जुलाहा श्रेणी को सूर्य मंदिर हेतु दान किया। ठीक है, अब
मंदसौर प्रसिद्धि का संबंध किससे? कुमारगुप्त के समय से। क्या उल्लेख मिलता है इसमें? दशपुर की जुलाहा श्रेणी उनको सूर्य मंदिर के लिए दान किया। मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर। एरण के वराह मूर्ति अभिलेख से हूण शासक तोरणमाल की उपस्थिति का पता चलता है। मतलब वराह मूर्ति अभिलेख कहाँ है? एरण। इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है कि भाई हूण शासक तोरणमाल है, उसका शासन भी इस क्षेत्र में विद्यमान था। उदयगिरी शिलालेख भी किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि मिहिर कुल ने मंदसौर में सूर्य मंदिर बनवाया था। किस अभिलेख से पता चलता है कि मिहिर कुल ने मंदसौर में मंदिर निर्माण करवाया? तो ग्वालियर अभिलेख। भुमरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? गुप्तकालीन प्रसिद्ध भुमरा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? सतना। ये एरण अभिलेख है, आप देखिए यहाँ दिख जाएगा आपको। वाकाटक वंशीय विंध्य शक्ति को पुराणों में विदिशा का शासक कहा गया। देखो, वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति संस्थापक भी है ये, और विदिशा का शासक इनको बताया गया कहाँ? पुराणों में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पुराणों में विदिशा का शासक प्राचीन काल में बताया गया है, तो वाकाटक के शासक या संस्थापक विंध्य शक्ति को। ओलीकर वंश का जो शासन है वो कहाँ था? दशपुर, वर्तमान मंदसौर, माँ शिवना नदी के किनारे। अष्टमुखी पशुपतिनाथ की मूर्ति के लिए बड़े प्रसिद्ध है, और आप जरूर जाए, बड़ा आनंदित स्थल है, धर्म बहता वहाँ पे। वैसे तो मध्य प्रदेश की पूरी भूमि सिद्धों व तांत्रिकों की भूमि है। यशोवर्मन ने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। किस शासक ने? यशोवर्मन ने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया। तो ये एमपी के रेफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यशोवर्मन का शासन जो था इसी मालवा एरिया में था, और इतने महान, इतने बड़े शक्तिशाली शासक को आपने हराया, तो ये अत्यधिक महान हुए। आबिर वंश की स्थापना किसने की थी? ईश्वर सेन ने। आबिर वंश का शासन कहाँ था? अनूप प्रदेश। वर्तमान निमाड़ वाला जो भाग है आपका, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी के आसपास का जो पूरा एरिया है, ये नर्मदा का दक्षिण के आसपास का भाग, ये पहले क्या कहलाता था? अनूप प्रदेश। और यहाँ पे आबिर वंश की स्थापना किसने की? ईश्वर सेन ने। परिवारजक वंश का शासन क्षेत्र था। परिवारजक वंश का शासन क्षेत्र था। परिवारजक पैसे परी और पैसे पन्ना, तो परिवारजक वंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? पन्ना। आगे, परिवारजक वंश की राजधानी क्या थी? उच्चकल्प। क्या थी? उच्चकल्प। उच्चकल्प या उछेरा कहाँ स्थित है? सतना। परिवारजक वंश पन्ना, इनकी राजधानी उच्चकल्प। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी? उछेरा, सतना। पांडव वंश ने कौन से क्षेत्र में शासन किया? मेकल प्रदेश, अनूप प्रदेश में, अनूपपुर में। जिला अनूपपुर, प्रदेश मेकल प्रदेश, अमरकंटक वाला पूरा भार ध्यान रखना है। राजा हर्षवर्धन ने विंध्य प्रदेश के 8वें क्षेत्र में शासन किया। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, 8वें क्षेत्र का संबंध है तो विंध्य प्रदेश से। ठीक है, यहां पे शासन का उल्लेख किसका मिलता है? राजा हर्षवर्धन का। शैल वंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? शैल वंश का शासन क्षेत्र महाकौशल। अभी तक अगर आप इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी जीएलसी-आईएएस एमपीपीएससी ऐप पे, अगर वीडियो में आप बीच में जुड़े हैं तो। और ये हमारी जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज है, इसमें आप पूरी यूनिट को एक साथ कंप्लीट करेंगे। आपने अभी तक एमपीपीएससी जीएलसी-आईएएस ऐप डाउनलोड नहीं किया और हमारी टेस्ट सीरीज नहीं ली, तो वो टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। धन्यवाद। शैल वंश का शासन क्षेत्र महाकौशल। राधौली ताम्रपत्र, पहली बात तो ये है कि राधौली ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? बालाघाट। यहां से किस वंश की जानकारी मिलती है? शैल वंश की। राष्ट्रकूट वंश की एक शाखा का शासन मध्य प्रदेश में कहाँ था? बैतूल। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग, जिन्होंने उज्जैन के आसपास हिरण्यगर्भ दान यज्ञ करवाया था एक। गुजर प्रत्यार वंश की एक शाखा उज्जैन में भी थी। गुजर प्रत्यारों का जो शासन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मगध तक फैला हुआ था, तो उसमें से एक शाखा हमारे उज्जैन में भी थी, जो आगे इतिहास में अपन देखेंगे। प्रतिहार शासक मिहिर भोज का उल्लेख कहाँ मिलता है? ग्वालियर अभिलेख में। जेजाक बुक्ति या खजूरवाहो प्राचीन नाम किसका है? खजुराहों का। चंदेल वंश का शासन क्षेत्र बुंदेलखंड था, हमारा जो वर्तमान बुंदेलखंड है। चंदेल वंश के संस्थापक राजा नन्नूक। चंदेल वंश की राजधानियां खजुराहो, महोबा, कालिंजर। क्रमशः राजधानियां बदलती रही, लेकिन अधिकतम समय इनकी राजधानी जो है खजुराहो रहा। ठीक है बेटा। और ये खजुराहो का आप मंदिर देख रहे हैं, कौन सा मंदिर है? कंदरिया महादेव मंदिर। वाकपति नन्नुक के बाद चंदेल वंश के शासक बने, तो नन्नुक के बाद चंदेल वंश में जो सबसे प्रतापी शासक आते हैं वो वाकपति। चंदेल वंश के शासक जय सिंह, जय शक्ति, जिन्हें जेजा भी कहते हैं, इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा। मतलब वर्तमान खजुराहो, छतरपुर, पन्ना के आसपास का जो ये पूरा क्षेत्र है, इसे क्या कहा गया मध्यकाल में? जेजाक भुक्ति।
लगभग 998 1002 के आसपास चंदेल वंशीय मंदिर जो है उनका उत्कर्ष पूरी तरह से हो चुका था। और इस समय दक्षिणी भारत में चोलों के द्वारा क्या बनाया गया था, वृद्धेश्वर मंदिर बना दिया गया था। टाइम पीरियड ध्यान में रखना है। और इस 1000 के आसपास ही भारत में आक्रमण शुरू हुए थे महमूद गजनवी के। तो ये थोड़ा सा साउथ इंडियन हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री और इंटरनेशनल से जो मूवमेंट हो रहा है वो ध्यान में रखना है। जैजाक बुक्ति नाम किसके नाम पे पड़ा, चंदेल वंश के शासक जयशक्ति। जैजाक बुक्ति चंदेलों का शासन क्षेत्र। चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक माने जाते हैं यशोवर्मन। मतलब ये शासन जो चल रहा था वो सामंती शासन था। चंदेल वंश के यशोवर्मन के पुत्र कौन थे, राजा दंग। राजा दंग ने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया। किस चंदेल शासक ने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया, राजा दंग। खजुराहो में पार्श्वनाथ, विश्वनाथ, जिननाथ और वेदनाथ जैन मंदिरों की स्थापना किसने की, राजा दंग। नाथ दंग। राजा दंग ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी खजुराहो में कराया। जो सबसे फेमस टेम्पल है वहां का वो कौन सा है, कंदरिया महादेव मंदिर। और किसने कराया, राजा दंग। खजुराहो में चित्रगुप्त सूर्य मंदिर का निर्माण भी राजा दंग ने करवाया, राजा गंड ने करवाया, सॉरी। चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी का विरोध किया। एकमात्र भारतीय शासक जिसने महमूद गजनवी को हार के लिए विवश किया और पैर पीछे खिंचवा दिए, वो महान शासक, महान योद्धा, मध्य प्रदेश की धरा से वो मिट्टी है ना, जिनकी भुजाएं फड़फड़ाते महमूद गजनवी की सेना पूरी पीछे हट गई सैकड़ों किलोमीटर। वो कौन थे, चंदेल शासक विद्याधर। महमूद गजनवी ने विद्याधर से संधि की एवं 15 किले उपहार में दिए। प्रबोध चंद्रोदय नामक पुस्तक की रचना कृष्ण मित्र ने की। प्रबोध चंद्रोदय जो इसी काल से संबंधित है, किसकी रचना है, कृष्ण मित्र की। चंदेल वंश के अंतिम शासक माने जाते परमादिदेव। और परमादिदेव भी बहुत शक्तिशाली शासक थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय से इनके युद्ध हुए, ठीक है। और जो आपका सल्तनत कालीन शासन है उनसे भी इनका संघर्ष रहा, हल्का हल्का गोरी के समय का, वो देखेंगे अपन। प्रसिद्ध योद्धा आला उदल परमादिदेव के दरबार में ही थे। जो महोबा के वीर योद्धा है आला उदल, बुंदेलखंड की धरती पर जिनकी वीर गाथाएं आज भी प्रचलित है। और ऐसी किंवदंतियां प्रचलित है कि आला जब अपनी तलवार लहराते थे तो हाथी के अगले वाले पैर पे तलवार लगती थी और पीछे वाला पैर अलग हो जाता था। और पृथ्वीराज चौहान के लिए जब ये युद्ध लड़ने गए तो अजमेर के तारागढ़ पर रक्त की नदियां, मतलब इतना रक्त इन्होंने बहाया कि अजमेर की गलियों में जो भैंसे जा रहे थे वो रक्त की नदियों में बहने लगे। मतलब उनकी वीरता के वर्णन के संदर्भ में, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में, साहित्य आएगा तब वहां पे और अच्छे से देखेंगे। बावल लड़िया भी सुनाऊंगा आपको, ठीक है। प्रसिद्ध योद्धा आलाउदल परमादिदेव के दरबार में। रानी दुर्गावती चंदेल शासक कीरत सिंह की पुत्री थी। रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी, चंदेल शासक कीरत सिंह की। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज। परमार वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक सिमुख श्रीहर्ष, दोनों नाम मिलते सिमुख व श्रीहर्ष। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी, प्रारंभ में इनकी राजधानी धारा नगरी। परमार वंशीय वाकपति मुंज के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन थे, तो इनके विद्वान थे परिमल पद्मगुप्त, धनिक, हलायुद्ध व अमित गति। इनमें से मेन जो है हलायुद्ध के बारे में पूछा गया, धनिक के बारे में पूछा गया है। पीरमल पद्मगुप्त ने कौन सा ग्रंथ लिखा, ये पीएससी प्री पूछ चुका है। नव सहसांक चरित पुस्तक के लेखक परिमल पद्मगुप्त, ठीक है। किसके दरबार में थे, अभी अपन ने देखा परमार नरेश, वाकपति मुंज। धनिक ने यशोरूपावलोक पुस्तक लिखी। धनिक ने कौन सी पुस्तक लिखी, यशोरूपावलोक पुस्तक। हलायुद्ध की रचना कौन सी, अभिधान रत्नमाला। हलायुद्ध की रचना अभिधान रत्नमाला। धनंजय ने 10 रूपक नामक पुस्तक लिखी। धनंजय ने 10 रूपक नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। परिमल पद्मगुप्त सिंधुराज के दरबारी कवि भी थे। सिंधुराज मतलब किस, देखिए आप परमार शासक चल रहे हैं, ये इनके साथ थे। मुंज के बाद जो शासक आए सिंधुराज, ये उनके भी समकालीन थे और दरबारी कवि रहे। परमार शासक सिंधुराज की उपाधियां श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष, नव सहसांक, और इन्हीं के ऊपर ये पूरी घटना है। जो सिंधुराज है इनका जो तेलप है शासक, दक्षिणी भारतीय चालुक्य नरेश तेलप, उनके साथ खतरनाक युद्ध होते हैं, बहुत सारे युद्धों में हराते हैं। एक युद्ध में इनके साथ धोखा हो जाता है। उस पूरी घटना को परिमल पद्मगुप्त ने नव सहसांक चरित्र में लिखा है। परमार शासक सिंधुराज के पुत्र कौन थे, राजा भोज। या परमाणु की जगह क्या परमार होना था, परमाणु शासक सिंधुराज के पुत्र राजा भोज। जो हमारा मध्य प्रदेश है उसके महाराणा कुंभा राजा भोज, जिन्होंने कई दुर्ग झीलों का इनका निर्माण कराया, ठीक है। और
कला साहित्य का भी इनके काल में इतना ज़्यादा विकास हुआ जिसको आप सोच नहीं सकते। इन्हें बहुत सारी उपाधियां दी गई है। राजा भोज ने हिंदूशाही शासक आनंद पाल को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता भेजी थी। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो आपने क्या किया, हिंदूशाही शासक जो सिंध प्रदेश में थे आनंद पाल, उनको सहायता भेजी। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये भोजशाला धार में स्थित है, एक संस्कृत विद्यालय, माँ सरस्वती का मंदिर, माँ शारदा का मंदिर। राजा भोज की उपाधि कविराज। राजा भोज ने भोजताल का निर्माण भोपाल में कराया, जो मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट भी है। कब? 2002 में, और 2022 में 3 नई राम साइट बनी। कहाँ? कमेंट बॉक्स कर दो, नहीं तो ब्रह्मास्त्र यूनिट 3 देखें। धार के सरस्वती मंदिर का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया। राजा भोज ने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। आपकी बहन का विवाह जो हुआ था सिसोदिया राजवंश चित्तौड़ में हुआ था, ठीक है। और चूंकि राजस्थान है, वहाँ पे बहुत सारे किले दुर्ग नॉर्मली लोग बनाते हैं, पत्थरों की उपलब्धता भी है, ठीक है। तो राजा भोज ने क्या किया कि अपनी बहन की मतलब जैसे आप मान लीजिए दहेज मान लीजिए, खुशी के लिए, सम्मान के लिए, वहाँ पे एक मंदिर बनाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर। इतना सुंदर मंदिर है, आप जब भी चित्तौड़ जाए तो राजा भोज के इस मंदिर को जरूर देखिएगा आप। परमार वंश के अंतिम शासक महलक देव, जिनके वीर सेनापति जो महावीर कोका गोगा थे वो थे, और खिलजी की सेना से खतरनाक तरीके से लड़े, खतरनाक तरीके से। लेकिन चूंकि खिलजी की शक्ति बहुत अधिक थी, टिक नहीं पाए, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ, जो चंदेरी की साड़ियों का व्यापार है वो खिलजियों ने अपने कब्जे में कर लिया 1308 में। ये युद्ध हुआ था 1305 में। अलाउद्दीन खिलजी ने महलक देव को हराकर परमार वंश का शासन क्षेत्र दिल्ली सल्तनत में मिला लिया 1305। चंदेरी की साड़ियों का व्यापार अलाउद्दीन खिलजी ने स्वीकार कर लिया या अपने कब्जे में ले लिया 1308। राजा भोज की प्रमुख पुस्तकें, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पुस्तकें बहुत ज़्यादा है। इसमें से इंपॉर्टेंट है समरागण सूत्रालंकार, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार मंजरी, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, युक्ति कल्पतरु, तत्व प्रकाश, श्रृंगार शतक। अब देखिए यहाँ पे श्रृंगार शतक लिखा हुआ, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं रखना है। श्रृंगार शतक का नाम अगर आपको ध्यान में आ जाए तो श्रृंगार शतक राजा भर्तृहरि की रचना है, इन्होंने भी लिखी है, लेकिन फेमस जो है भर्तृहरि जी की रचना है, सन्यासी भर्तृहरि जी की रचना है। श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, ये तीनों शतक, वैसे 4 शतक लिखे उन्होंने, लेकिन ये तीनों ज़्यादा फेमस है, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, राजा भर्तृहरि। शब्दानुशासन, पातंजल योग, सूत्रवृत्ति, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, विद्या विनोद। कलचुरी वंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? अब अपना आ गया है कलचुरी राजवंश, इनका शासन क्षेत्र त्रिपुरी, जबलपुर। कलचुरी वंश की 2 शाखाएं थी, कौन कौन सी? महिष्मती व त्रिपुरी। त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक वामराज देव। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, देखो वो अलग है, कलचुरी वंश की शाखाएं हैं। आपने को पूछा त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक वामराज, त्रिपुरी में कलचुरी वंश वामराज, वामराज इंपॉर्टेंट, ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। कलचुरी का उत्थान कोकल देव ने किया। अब जो कलचुरी वंश है उसमें मुख्य संस्थापक के रूप में अगर नाम आए या वास्तविक संस्थापक में नाम आता तो कैसे कलचुरी, कैसे कोकल देव, और त्रिपुरी की शाखा का नाम आ जाए तो वामराज। गांगे देव कलचुरी वंश के शासक थे। कर्णदेव कलचुरी वंश के सबसे प्रसिद्ध और महान प्रतापी शासक थे, जिन्होंने कर्णदेव ने कलिंग पर विजय प्राप्त करके त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? कर्णदेव। कौन से राजवंश से थे ये? कलचुरी राजवंश से। राजशेखर द्वारा रचित पुस्तकें। अब इसी समय प्रसिद्ध लेखक राजशेखर ने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, इससे भी एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन आया, अभी बहुत साल हो गए नहीं आया, लेकिन 2013, 14, 15, 16 में क्वेश्चन देखा गया है। काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण, विद्वशाल भंजिका, ठीक है। ये चारों जो 3 किताबें हैं ये राजशेखर जी की रचनाएं हैं। काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण और विद्वशाल भंजिका। मेरुतंग की पुस्तक कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। ये आरएएस, यूपीएससी, एमपीपीएससी सब में पूछा गया है, मेंस में भी। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंग। नेषधीय चरित किसकी रचना है? श्रीहर्ष। और कमेंट में बताओ, अभी पढ़ाया है, किस राजवंश के संस्थापक थे ये? कलचुरी वंश के समय मंडी में सब्जी बेचनी है तो युगा नामक परमिट लेना पड़ता था। जैसे आज अपन मंडी में जाते हैं, सब्जी बेचते हैं, दलाल वगैरह ब्रोकर रहते हैं, लाइसेंस वगैरह बनता है, तो उस समय एक लाइसेंस चलता था, उस लाइसेंस का नाम था युगा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपने देखा हो, एमपीपीएससी पूछता है ये शब्दावली किससे संबंधित है? तो युगा शब्दावली कलचुरी काल में मंडी में सब्जी बेचने के लिए मिलने वाला लाइसेंस या परमिट होता है, उसे क्या कहते थे? युगा। कलचुरी शासन में कर वसूल करने वाले को क्या कहते थे? शोलिक। कलचुरी वंश में कर वसूलना, कैसे कलचुरी, कैसे कर और कैसे शोलिक, क्या है? शोलिक।
कलचुरी संवत आबिर शासक ईश्वर सेन द्वारा चलाया गया था। कलचुरी संवत आबिर शासक ईश्वर सेन द्वारा चलाया गया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, कलचुरी संवत किन्होंने किया था? ईश्वर सेन के द्वारा। जीर्ण अभिलेख, नीमच का जीर्ण अभिलेख मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी देता है। मेवाड़ के गुहिल वंश की शासन शाखाएं जो है नीमच मंचौर क्षेत्र में थी। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जीर्ण अभिलेख नीमच से। जीर्ण अभिलेख नीमच। गुहिल वंश के प्रथम शासक माने जाते हैं विग्रहपाल। कच्छप घाट वंश का शासन कहाँ था? तो कच्छप घाट वंश का शासन था ग्वालियर में। बाद में इसी वंश के एक शासक निकलते हैं, कौन? बढ़िया से बताओ, नाम बहुत बढ़िया, उनका बहुत जबरदस्त राजवंश से जुड़े हुए हैं और उस राजवंश की शरण स्थली भी ग्वालियर कहलाता, आगे आएगा। तोमर वंश का शासन कहाँ था? तोमर वंश का शासन भी ग्वालियर में था। 14वीं सदी में वीर सिंह देव ने ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की। तो ग्वालियर में तोमर वंश के संस्थापक वीर सिंह देव। तोमर शासक मान सिंह मृगनयनी से प्रेम प्रसंग के कारण चर्चा में थे। मतलब तोमर नरेश मान सिंह जी थे मृगनयनी जिनसे उनका प्रेम प्रसंग था, इस कारण से वो विशेष रूप से इतिहास में चर्चित रहे। मान सिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोदी की तरफ से पानीपत युद्ध में भाग लिया था। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि पानीपत का युद्ध जो भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आता और इतिहास को बदल देता है, उसमें ग्वालियर के शासक मान सिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने किसकी तरफ से युद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोदी की तरफ से। और सामने सेनाएं किसकी थी? बाबर की। बाद में इब्राहिम लोदी ने विक्रमादित्य से ग्वालियर का किला छीन लिया। धोखा मिला, ग्वालियर का किला इनसे छीन लिया और यहीं पे एक घटना हुई थी जो विशेष है, एक हीरे से रिलेटेड, वो आप बताइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमादिदेव को हराकर कालिंजर जीता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? चंदेल राजा परमादिदेव को हराया और कालिंजर जीत लिया। मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर के लोहंग देव को हराया था। मोहम्मद गोरी ने भी भारत में लगातार आक्रमण किए थे और ग्वालियर उसने किससे जीता था? लोहंग देव से। जलालुद्दीन खिलजी ने किसको लूटा था? मांडू को लूटा था। इल्तुतमिश ने जो आक्रमण किए थे मांडू, ग्वालियर और उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पे, उसने लूटपाट मचाई। महाकालेश्वर मंदिर पे उसकी लूटपाट 1234, उसके बाद उसको कोड जैसा होने लगा, महाकाल की कुदृष्टि उस पर पड़ी और 1236 में सुपुर्दे खाक। गयासुद्दीन तुगलक ने दमोह में महल बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? दमोह में महल बनवाया। तो दमोह में महल किसने निर्माण करवाया? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उल्लेख बाटियागढ़ शिलालेख में मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक ये बहुत व्यवस्थित शासक थे, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से शासन किया। 5 साल का इनका शासन था, ठीक है। तो उस समय इन्होंने मध्य प्रदेश क्षेत्र पर भी ध्यान दिया। दुल्लीपुर अभिलेख सागर में जो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। अब देखो, 2 ही ऐसे सुल्तान हुए हैं या मुस्लिम शासक हुए जिनके खिलाफ उलेमाओं ने फतवे जारी किए। एक तो कौन हुआ था? फिरोज शाह तुगलक और एक अकबर। और अपनी धार्मिक नीतियों के कारण ही फिरोज शाह तुगलक क्या है? आपका सल्तनत काल का अकबर भी कहलाता है, ठीक है। तो दुल्लीपुर अभिलेख जो सागर है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? फिरोज शाह तुगलक। इब्राहिम लोदी के समय मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तो मालवा में स्वतंत्र सत्ता या मालवा डायनेस्टी की स्टेबिलिटी जो है, मालवा सल्तनत किसने बसाई? महमूद खिलजी द्वितीय। उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी। बाबर ने चंदेरी की राजा मेदिनी राय को 1528 में हराया। इसको क्या कहा जाता है बेटा? चंदेरी का युद्ध। कब हुआ? 1528। और इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय जी को हराया, क्योंकि बाबर को यह खतरा था कि मेदिनी राय जो है वो राजपूत शक्ति का नया केंद्र बन सकते हैं, क्योंकि 1527 में उन्हें खानवा के युद्ध में क्या कर दिया था? राणा सांगा से विजय प्राप्त कर ली थी। तो अब जो सारी शक्ति, राजपूत शक्ति थी, वो कहाँ एकत्र हो गई थी? अपने मेदिनी राय जी के आसपास। शेरशाह सूरी ने रायसेन के राजा पूर्णमल को झांसा देकर रायसेन दुर्ग जीता था। शेरशाह सूरी ने कालिंजर दुर्ग जीता, पर कालिंजर दुर्ग में विस्फोट के कारण मारा गया। अब देखो, ये भी एमपी की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ ही है, बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु तोप का गोला फटने से कालिंजर दुर्ग विजय के दौरान। अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर को अपने नवरत्नों में स्थान दिया। मध्य प्रदेश मालवा के किस शासक को अकबर ने अपने नवरत्नों में स्थान दिया? बाज बहादुर। अकबर के सेनापति आसफ खान ने दुर्गावती को परास्त किया और गढ़मंडला को जीता। महान वीरांगना दुर्गावती पर 1562 में अकबर ने हमला करवाया, ठीक है। और इस युद्ध में दुर्गावती, क्योंकि शक्ति मुगलों की बहुत अधिक थी, जीत नहीं पाई, ठीक है। तो ये आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? आसफ खां के नेतृत्व में। धर्मत का युद्ध, ये बड़ा फेमस युद्ध है, उत्तराधिकार का युद्ध है, ठीक है। औरंगजेब जो है 4 भाई थे, मुराद और औरंगजेब, दारा शिकोह, ठीक है। तो उनमें जो आपस में संघर्ष हुए 1658 में उज्जैन में हुआ। और ये धर्मत के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था? जयपुर के राजा जय सिंह जी महाराज ने। और इधर कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब इस युद्ध में जीत जाता है। तो ये धर्मत का मैदान कहाँ है? उज्जैन में। और एक क्वेश्चन ये भी बताना है आपको मुझे, औरंगजेब का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था?
धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ। औरंगजेब तो खुद ही लीड कर रहा था, दारा शिकोह की तरफ से नेतृत्व शाही सेना का नेतृत्व जय सिंह जी महाराज कर रहे थे। अकबर का अंतिम विजय अभियान, अकबर ने प्रायोगिक रूप से युद्ध मैदान में अपनी शुरुआत मालवा युद्ध बाज बहादुर के खिलाफ की और उसका अंतिम अभियान 1601 असीरगढ़ का किला, जिसे सोने की चाबी से खुलने वाला दुर्ग भी कहा जाता है, यहाँ से माना जाता है क्योंकि उसने रिश्वत देकर इस दुर्ग को खिलाया था। असीरगढ़ के किले को दक्कन की चाबी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से दक्षिण में प्रवेश करने का मार्ग खुल जाता है। तो उसका आखिरी अभियान आपका कौन सा था? खानदेश अभियान, असीरगढ़ दुर्ग अभियान 1601। मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिलावर खान गोरी। मालवा सल्तनत की राजधानी मांडू। मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? होशंग शाह को। होशंग शाह का वास्तविक नाम अल्पत खां था। होशंग शाह ने राजधानी धार से कहाँ स्थानांतरित की? धार से ये राजधानी ले गया, अल्पत खां था उसका नाम, मांडू स्थानांतरित की। दिल्ली दरवाजा पर हिंडोला महल का निर्माण मांडू में करवाया, आपने देखा होगा होशंग शाह ने। और जो हिंडोला महल है, जहाज महल है, यहाँ पे वो अपना दरबार लगाता था, लोगों की समस्याएं सुनता था। होशंग शाह का पुत्र महमूद शाह गोरी था, जिसका वास्तविक नाम गजनी खान था। मालवा में खिलजी वंश के संस्थापक महमूद खिलजी प्रथम को माना जाता है। तो मालवा में खिलजी वंश के संस्थापक पहला कौन माना जाता है? महमूद खिलजी प्रथम माना जाता है। अगला, महमूद खिलजी प्रथम को होशंग शाह ने क्या उपाधि दी? खान की उपाधि। जी साथियों, अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर का युद्ध जो है 1437 में हुआ और किसके बीच में हुआ? मेवाड़ के महाराणा कुंभा, जिन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण कराया था, एवं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच। और इस युद्ध में महाराणा कुंभा विजय हुए थे। ये जहाज महल, हिंडोला महल, मांडू तो आप गए होंगे, जाना भी चाहिए। महमूद खिलजी प्रथम के पुत्र गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण कराया था। जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन खिलजी। शेर शाह ने सुयजत खान को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। तो शेर शाह सूरी ने सूरवंश के समय मालवा का सूबेदार बनाया था सुजैत खान को। शेर शाह सूरी ने रायसेन दुर्ग कब जीता था? 1543 में। और यहाँ पे कौन सा महल स्थित है? इत्रदार महल। बाज बहादुर का वास्तविक नाम बायजीद खां था। बाज बहादुर अपनी प्रेयसी रूपमती के कारण चर्चा में रहा। रानी रूपमती का महल, राजा बाज बहादुर जो है उनके महल भी वहीं पे स्थित है मांडू में। बाज बहादुर ने 1555 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। बाज बहादुर ने कौन से वर्ष मालवा को स्वतंत्र घोषित किया? 3 पंजे। मालवा का अंतिम स्वतंत्र शासक भी किसे माना जाता है? बाज बहादुर को। और इनकी हत्या पुर्तगालियों ने षड्यंत्र पूर्वक समुद्र में जहाज पर मीटिंग कराने के दौरान गुजरात में कर दी थी। सारंगपुर का युद्ध 1561 में हुआ। 1561 में आदम खां और पीर मोहम्मद खान की अगुवाई वाली अकबर की सेना ने मालवा पर हमला किया। 29 मार्च 1561 को सारंगपुर की लड़ाई में बाज बहादुर को हराया गया। ठीक है, बाद में वो उनके सेवा में चले गए और सब कुछ हो गया। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती के साम्राज्य गोंडवाना पर पूर्व दिशा से आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर की सेना को इतनी बुरी तरीके से हराया कि बाज बहादुर ने फिर मुड़कर उस क्षेत्र में नहीं देखा। रानी रूपमती का महल का निर्माण बाज बहादुर ने करवाया। कमाल मौला मस्जिद व लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है? धार में स्थित है। कमाल मौला मस्जिद व लाट की मस्जिद, धार। ये धार का दुर्ग देखिए आप। ठीक है, मांडू में जामी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? होशंग शाह के समय महमूद खिलजी ने कराया। धार का किला किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने 1340 में बनाया था। धार दुर्ग, मोहम्मद बिन तुगलक, 1340। गोंड वंश की 3 शाखाएं थी। देखो, जो गोंड वंश है ये 3 शाखाओं में फैला हुआ था, गढ़मंडला, देवगढ़, खेरला। ठीक है, इसमें से बहुसंख्यक भाग छत्तीसगढ़ वाला भाग भी लगता था, अपना महाकौशल से लेकर छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और उसके आगे तक का भाग। हृदय शाह ने चिमनी रानी हेतु बघेलिन महल का निर्माण कराया था। तो बघेलिन महल जो है कहाँ स्थित है? मंडला। बघेलिन महल मंडला। किसके लिए बनाया? चिमनी रानी ने। किसने बनाया? तो हृदय शाह ने। और हृदय शाह कहाँ के राजा थे? हीरापुर। और ये हीरापुर कहाँ आता है आपका? नरसिंहपुर, जबलपुर वाला एरिया। गोंड शासक मदन सिंह ने मदन महल का निर्माण कराया जबलपुर में। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं 3 बार। मदन महल कहाँ स्थित है? जबलपुर। निर्माता गोंड शासक मदन सिंह जी। और पहला पिंक रेलवे स्टेशन भी है ये। संग्राम शाह ने चौरागढ़ दुर्ग कहाँ बनाया? चौरागढ़ दुर्ग नरसिंहपुर का। निर्माता संग्राम शाह। गोंड शासक संग्राम शाह ने 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त की। 52 गढ़ जीतने वाले गोंड नरेश संग्राम शाह। गोंड शासक संग्राम शाह की पुस्तक रस रत्नमाला। इब्राहिम लोधी ने संग्राम शाह को शाह की उपाधि दी थी। गोंड शासक दलपत शाह का विवाह किससे हुआ था? रानी दुर्गावती से। दलपत शाह ने राजधानी गढ़ा से सिंगोरागढ़ स्थानांतरित की। रानी दुर्गावती के पुत्र कौन थे? वीर नारायण।
अल्पवयस्क पुत्र। रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी चोरागढ़ को बनाया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? चोरागढ़। दुर्गावती का प्रिय हाथी कौन था? सरमन। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फोटो भी मैं लगाना भूल गया। 24 जून 1564 में मुगलों से अपने अंतिम युद्ध में वीरता से लड़ते हुए रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुई। 62 में जो युद्ध शुरू हुआ 64 तक चलता रहा, ठीक है। 62 में मतलब बाज बहादुर और इनकी घटनाओं से शुरू हो गया था, ठीक है। लेकिन फाइनली 1564 में आसफ खां के जो नेतृत्व में आक्रमण हुआ उसमें रानी दुर्गावती शहीद हुई। गोंड शासक शंकर शाह व पुत्र रघुनाथ शाह ने 1857 में क्रांति में भाग लिया था। अभी क्वेश्चन आ सकता है, किस गोंड शासक ने 1857 की क्रांति में भाग लिया गढ़मंडला क्षेत्र से? तो शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह। और निर्दयी अंग्रेजों ने तोप से बांधकर आपको उड़ा दिया था। तो कौन से क्रांतिकारी शासक जिन्हें तोप से बांधकर उड़ा दिया गया था? तो शहीद शंकर शाह व पुत्र रघुनाथ शाह। बघेल वंश के संस्थापक व्याघ्रदेव। बघेल वंश के प्रथम प्रतापी शासक वीरभान सिंह। बघेल वंशी वीरभान सिंह ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं का साथ दिया था। ये वही चौसा का युद्ध है जिसमें हुमायूं को पहली बार शेरशाह सूरी से बड़ी हार झेलनी पड़ी। एक बिश्ती की सहायता से बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचा पाया था। तो उस समय उसका साथ बघेल वंशी शासक वीरभान सिंह जी ने भी दिया था और इन्होंने बघेल वंश की स्थापना की। शेर शाह ने 1545 में कालीचंद्र दुर्ग पर आक्रमण किया। राजा रामचंद्र बघेल वंश के शासक थे जो अकबर के समकालीन थे। अब देखिए राजा रामचंद्र क्यों इंपॉर्टेंट है? तानसेन इनके दरबारी थे। कौन से वंश से थे? बघेल वंश के, रीवा के शासक थे। और किसके समकालीन थे? अकबर के। तो फैक्ट इधर उधर करके पूछा जा सकता है। तानसेन बघेल वंशी राजा रामचंद्र के दरबार में थे। अकबर ने जलाल को तानसेन को अपने दरबार में लाने बताया था। जलाल खां जो है अकबर के एक तरह से आप मान लो विदेशी दूत थे, ठीक है। और क्या किया उन्होंने? तानसेन को लाने के लिए भेजा। बघेल शासक विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से बदलकर कहाँ कर दी थी? रीवा। तो आ सकता है किस बघेल शासक ने अपनी राजधानी को रीवा स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा आपका विक्रमादित्य। बघेल शासक अमर सिंह ने सतना में अमरपाटन का किला बनाया। बघेल शासक अमर सिंह ने सतना में अमरपाटन का किला बनवाया। बघेल शासक जय सिंह ने हरिचरित्र चंद्रिका नामक पुस्तक लिखी। हरिचरित्र चंद्रिका पुस्तक के लेखक बघेल नरेश जय सिंह। बघेल शासक विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन की रचना की। हिंदी का पहला नाटक, एक अलग क्वेश्चन, आनंद रघुनंदन। हिंदी के पहले नाटक आनंद रघुनंदन की रचना बघेल नरेश विश्वनाथ सिंह। महाराजा मार्तंड सिंह इन्होंने दुनिया को व्हाइट टाइगर का क्या दिया? उपहार। मतलब ये आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। बघेल शासक रघुराज सिंह ने 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई के विरुद्ध ब्रिटिश सहायता की थी। राजा रघुराज सिंह ने गोविंदगढ़ का किला रीवा में बनाया। गोविंदगढ़ का दुर्ग कहाँ है? रीवा। गोविंदगढ़ में क्या है? आम अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और गोविंदगढ़ का जो आपका क्या बोलते हैं पूर्वी भाग है वही अब महूगंज जिला, जो गोविंदगढ़ है वो रीवा में आएगा। बघेल वंश के अंतिम शासक राजा मार्तंड सिंह जी थे। बघेल वंश के अंतिम राजा शासक मार्तंड सिंह। राजा मार्तंड सिंह ने ही रीवा को भारत संघ में शामिल किया था। मतलब भारत विलय में साइन राजा मार्तंड सिंह जी के। बघेल वंश की राजधानी बांधवगढ़ थी। बुंदेला वंश के संस्थापक रुद्र प्रताप बुंदेला। बुंदेला वंश के संस्थापक रुद्र प्रताप बुंदेला। क्या आप जानते हैं ओरछा के राम मंदिर में आज भी भगवान राम ओरछा राज्य के राजा के रूप में पूजे जाते हैं और एकमात्र मंदिर जहाँ पे गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है रोजाना, वो भी यही मंदिर है। बुंदेला वंश की राजधानी क्या थी? गढ़कुंडार, ओरछा के समीप। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है प्रसिद्ध गढ़कुंडार का किला कहाँ है? तो निवाड़ी। बुंदेलखंड की अयोध्या किसे कहते हैं? ओरछा को। भारती चंद्र बुंदेला ने ओरछा में राज मंदिर व रानी महल बनवाया था। जब शेर शाह ने कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण किया तब कालिंजर के राजा किरत सिंह की मदद किसने की थी? भारती चंद्र बुंदेला ने। मधुकर शाह ने स्वतंत्र ओरछा राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र ओरछा राज्य के संस्थापक मधुकर शाह। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ब्रह्मास्त्र रामबाण सीरीज JLC IAS की विशिष्ट प्रस्तुति, जिसमें आपको मिलने वाला है पूरा यूनिट 1 MP इतिहास और उससे संबंधित सारे तथ्य। और इसकी PDF आप हमारे ऐप JLC IAS MPPSC ऐप से प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर देखनी है। सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन में वो अवेलेबल है, आपको ज़रूर लगानी चाहिए। मधुकर शाह ने स्वतंत्र ओरछा राज्य की स्थापना। मधुकर शाह ने ओरछा में चतुर्भुज मंदिर व राम राजा मंदिर का निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन आएगा ओरछा के राम राजा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मधुकर शाह ने। वीर सिंह जूदेव बुंदेला किसके मित्र थे? जहांगीर के मित्र थे। वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर 1602 में अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। इनकी मित्रता इतनी बढ़िया थी
कि जहांगीर केवल एक दिन के लिए इनके क्षेत्र में आने वाले थे ओरछा, और ओरछा में उन्होंने उनके लिए स्पेशली जहांगीर महल बनवाया जो आज भी वैसा का वैसा है। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह जी महाराज। जुझार सिंह बुंदेला ने गोंड राजा प्रेम शाह पर आक्रमण कर चौरागढ़ किला जीत लिया। कुंवर हरदौल की स्मृति में ओरछा में हरदौल का चबूतरा स्थित है। हरदौल की मनोती बुंदेलखंड के जग जग कण कण में इस अध्यात्म की लहर आप देख सकते हैं। तो कुंवर हरदौल की स्मृति जो है वो कहाँ से संबंधित है? हरदौल का चबूतरा ओरछा। चंपत राय के पुत्र छत्रसाल बुंदेला ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। मध्य प्रदेश के किस बुंदेला शासक ने औरंगजेब के खिलाफ जो है विद्रोह किया था? छत्रसाल जी बुंदेला। इसी कारण से इन्हें बुंदेलखंड का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। विक्रमजीत सिंह बुंदेला ने टेहरी को अपनी राजधानी बनाया। विक्रमजीत सिंह बुंदेला ने टिकमगढ़ में बलदेवगढ़ का किला बनाया। बलदेवगढ़ का किला कहाँ? टिकमगढ़। निर्माता विक्रमजीत सिंह बुंदेला। धर्मपाल सिंह बुंदेला ने पिंडारियों के दमन हेतु लॉर्ड हेस्टिंग की सहायता की थी। अब लॉर्ड हेस्टिंग है, ठीक है, पिंडारियों का दमन करने के लिए, ये आपका नेशनल हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। उसकी सहायता किसने की थी? धर्मपाल सिंह बुंदेला। छत्रसाल बुंदेला ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। बुंदेलखंड केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बुंदेलखंड केसरी के नाम से छत्रसाल बुंदेला। बुंदेलखंड के महाराणा प्रताप, बुंदेलखंड केसरी, छत्रसाल बुंदेला। बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से भी छत्रसाल बुंदेला जाते हैं क्योंकि इन्होंने गोरेला युद्ध पद्धति को अपनाया था मुगलों के खिलाफ। छत्रसाल बुंदेला के आध्यात्मिक गुरु स्वामी प्राणनाथ थे। छत्रसाल बुंदेला के आध्यात्मिक गुरु स्वामी प्राणनाथ। फारूकी वंश का संस्थापक मलिक अहमद रजा। ये फारूकी वंश मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में आपको दिखेगा। फारूकी शासन मलिक नासिर ने आशा अहीर से असीरगढ़ दुर्ग को छल से छीना था। ठीक है, असीरगढ़ दुर्ग जो है ये किसने बनाया था? आशा अहीर ने। जिला कौन सा लगता है? बुरहानपुर। ठीक है, और इसको जीता किसने था? फारूकी शासक मलिक नासिर ने। मलिक नासिर ने गुरु जैनुद्दीन की सलाह पर ताप्ती नदी के तट पर जैनाबाद बसाया। तो जैनाबाद का संस्थापक कौन था? मलिक नासिर। गुरु कौन थे उसके? गुरु जैनुद्दीन। कहाँ है ये? ताप्ती नदी के किनारे। मलिक नासिर ने शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर बुरहानपुर शहर बनाया। देखो, जैनाबाद व बुरहानपुर का संस्थापक मलिक नासिर। कौन से वंश से? फारूकी वंश से। 1601 में अकबर ने असीरगढ़ का किला जीता एवं शहजादा दानियाल को वहाँ का वायसराय नियुक्त किया। तो 1601 में अकबर ने अपने अंतिम अभियान में दक्कन की चाबी, सोने की चाबी से खुलने वाला असीरगढ़, मतलब रिश्वत देकर खुलवाया इसलिए कहते हैं, वहाँ का जो है जवाबदारी या वायसराय किसे नियुक्त किया था? तो दानियाल को। होलकर वंश के संस्थापक बेटा मल्हारराव होलकर। मल्हारराव होलकर ने पानीपत के तृतीय युद्ध में हार का सामना किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761 और मराठाओं की हार। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में इंदौर से या होलकर वंश से कौन थे? तो मल्हारराव होलकर। मल्हारराव होलकर की मृत्यु 1766 भिंड में हुई। मल्हारराव होलकर जी की मृत्यु किस जगह? भिंड में। मल्हारराव होलकर के पुत्र कौन थे? खांडेराव होलकर। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुम्हेर का युद्ध। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में फेमस युद्ध में आते हैं। कुम्हेर का युद्ध कब हुआ? 1754। अहिल्याबाई का जन्म कहाँ हुआ था? चौड़ी गांव, महाराष्ट्र में। आपका जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी, उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को बनाया। अहिल्याबाई होलकर शिव की उपासिका थी। किसकी उपासिका थी? उपासिका नहीं, उपासिका थी आप। अहिल्याबाई के सेनापति कौन थे? तुकोजीराव होलकर। कौन थे? तुकोजीराव होलकर। यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों से राजपुर घाट की संधि की थी। अब देखो, राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों में और होलकरों की तरफ से यशवंतराव जी होलकर। राजपुर, यशवंतराव होलकर व अंग्रेजों के मध्य। राजपुर घाट की संधि लॉर्ड वेलेजली व यशवंतराव के मध्य 1805 में हुई थी। अब ध्यान रखिएगा, राजपुर घाट की संधि 1805 मराठा व अंग्रेजों के मध्य। और मराठाओं की तरफ से कौन थे? तो आप देख सकते हैं यशवंतराव होलकर। और ये लॉर्ड वेलेजली जो है वो वही है 1799 टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के समय जो अलग तरह की एक पॉलिसी लेके आया था। मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यशवंतराव होलकर को। मध्य भारत का नेपोलियन यशवंतराव होलकर, जिन्होंने लगातार संघर्ष किए। माणिकबाग, इंदौर। 1857 की क्रांति के समय होलकर वंश के शासक तुकोजीराव होलकर द्वितीय थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय होलकर शासक कौन थे? तुकोजीराव होलकर द्वितीय, जो सामने से तो क्रांति में नहीं कूदे लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ अपना असल खाना, तोप खाना, अपनी सेना, उन्होंने बोले साहब मेरा सेना पे नियंत्रण नहीं है। शिवाजीराव होलकर ने 1891 में होलकर विश्वविद्यालय की स्थापना की। यशवंतराव होलकर द्वितीय ने माणिकबाग महल का निर्माण कराया। माणिकबाग महल इंदौर के निर्माता यशवंतराव
होलकर। यशवंतराव होलकर द्वितीय ने होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941 में की। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941। संस्थापक यशवंतराव होलकर द्वितीय। यशवंतराव होलकर द्वितीय ने होलकर साम्राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया। भारतीय संघ में मध्य प्रांत या मध्य भारत के समय विलय पत्र पर होलकरों की तरफ से साइन यशवंतराव होलकर द्वितीय जी के द्वारा। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया। सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी पहले क्या थी? उज्जैन। पानीपत के तृतीय युद्ध में महाजी सिंधिया ने हार का सामना किया। मतलब जो अपने यहाँ पे क्या फैक्ट देखा, मल्हारराव होलकर पानीपत के तृतीय युद्ध में शामिल हुए, और इधर क्या हो गया, अपने देखा पानीपत के तृतीय युद्ध में सिंधियों की तरफ से कौन शामिल हुए? महादजी सिंधिया। महाजी सिंधिया ने मुगल शासक शाह आलम को मुगल सम्राट बनवाया था, मतलब किंग मेकर की भूमिका में आप आए। जैसे सैयद बंधु थे जो मुगल काल में किंग मेकर माने जाते, जिन्होंने 4 मुगल सम्राटों को नियुक्त करवाया था, ऐसे शाह आलम जो है उसको नियुक्त कराने में किसकी मुख्य भूमिका रखी थी? महाजी सिंधिया की। दौलतराज सिंधिया ने राजधानी को ग्वालियर स्थानांतरित किया। तो उज्जैन से ग्वालियर सिंधिया वंश की राजधानी कौन लेकर गए? दौलतराव जी सिंधिया। ग्वालियर की संधि 1817 में दौलतराव जी सिंधिया व लॉर्ड हेस्टिंग्स के मध्य हुई। 1857 की क्रांति के समय सिंधिया वंश के शासक जीवाजीराव सिंधिया थे। जयाजी नहीं है, जीवाजीराव सिंधिया थे। टॉमस रो जागीर के पीछे पीछे अजमेर से मांडू आ गया था। ये सही है, ये जयाजीराव सिंधिया ही है, जीवाजी नहीं है, जयाजीराव सिंधिया ही है। टॉमस रो, देखो ये एक फैक्ट वहां छूट गया था, जागीर के पीछे पीछे आया था। कहाँ आया था? अजमेर से मांडू। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, टॉमस रो जागीर के पीछे पीछे मध्य प्रदेश में कहाँ पहुंचा? मांडू। एमपी का स्वतंत्रता आंदोलन, अब यहां से अपन नई शुरुआत करेंगे। एमपी का स्वतंत्रता आंदोलन, एमपी का स्वतंत्रता आंदोलन। अब अपन यहां से शुरू करते हैं आगे। महाकौशल विद्रोह कब हुआ? 1818 में। महाकौशल विद्रोह का नेतृत्व अप्पाजी भोसले ने किया था। किसने किया था? अप्पाजी भोसले ने। महाकौशल विद्रोह में अप्पाजी भोसले ने अरबी सैनिकों की मदद से अंग्रेजों से युद्ध किया। बुंदेला विद्रोह 1842, मध्य प्रदेश का इतना खतरनाक आंदोलन या इतना खतरनाक विद्रोह जिसने आगे जाके राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 का बैकग्राउंड तैयार हुआ इससे। बुंदेला विद्रोह मुख्य रूप से सागर और नर्मदा घाटी क्षेत्र में हुआ। वैसे तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ और यूपी वाले बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी हुआ, लेकिन इसका विशेष प्रभाव जो है वो सागर व नर्मदा घाटी क्षेत्र में था। बुंदेला विद्रोह में भाग लेने वाले योद्धा देखो, हीरापुर के हृदय शाह, नरसिंहपुर जबलपुर वाला एरिया, बरहूत सतना से मधुकर शाह, मदनपुर के ढिल्लन शाह। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ढिल्लन शाह कहाँ के शासक थे? मदनपुर। मधुकर शाह, बरहूत। शाहगढ़ के राजा अर्जुन सिंह व उनके पुत्र बखत अली। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बखत अली और अर्जुन सिंह का संबंध शाहगढ़ से। चंद्रपुर से जवाहर सिंह जी कहाँ से? चंद्रपुर रियासत से। राजा परीक्षित। बुंदेला विद्रोह में बानपुर के राजा मर्दन सिंह और शाहगढ़ के राजा बखत अली ने अंग्रेजों की सहायता की थी। अब ये थोड़ा सा एक विशेष बात ध्यान रखनी है, बानपुर के राजा मर्दन सिंह और शाहगढ़ के राजा बखत अली ने क्या किया था? ये अंग्रेजों की तरफ से ले गए थे। राजा बखत अली ने हृदय शाह को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया और हृदय शाह के साथ धोखा हुआ राजा बखत अली के द्वारा और अंग्रेजों को सौंपा गया। बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने नरहट के ठाकुर मधुकर शाह को पकड़ाने में अंग्रेजों की मदद की और मर्दन सिंह जी ने क्या किया? जो मधुकर शाह है नरहट के राजा, ये नरहट यूपी वाले बुंदेलखंड में आता है। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, अमीर शहीद कुंवर रघुनाथ शाह, अमर शहीद राजा शंकर शाह। मध्य प्रदेश 1857 की क्रांति। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र रामबाण सीरीज GLC IAS पर, ठीक है। बिल्कुल पिछले 5 साल से 6वां साल है ये लगातार इसका, जो आपकी तैयारी को पूरी तरह से जबरदस्त कर देगी। और MPPSC प्री के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज GLC IAS MPPSC ऐप पर उपलब्ध है। आपको ऐप डाउनलोड करना, बेस्ट टेस्ट सीरीज है, आपको टेस्ट लगाने हैं। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नीमच से। कब? 3 जून 1857। ये क्वेश्चन प्री में आ चुका है। सागर से क्रांति का नेतृत्व शेख रमजान, सह से सागर, सह से शेख रमजान। खरगोन से टंटिया मामा, ठीक है। गढ़मंडला से शंकर शाह, राघोगढ़ से ठाकुर सूरज प्रसाद, महू इंदौर से सादत खां। और सादत खां की समाधि कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे। ग्वालियर और इन दोनों एरिया में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों के नाम है, दोनों ने सक्रियता निभाई थी। मंडलेश्वर से भीमा नायक, रामगढ़ से गिरधारी बाई, रामगढ़ से अवंती बाई। अवंती बाई की सहायिका कौन थी? गिरधारी बाई।
मंडला से बहादुर सिंह व देवी सिंह, मंडला से बहादुर सिंह व देवी सिंह, नरसिंहपुर से ढिल्लन शाह। साथियों सच मानिएगा, एक साथ ऐसा यूनिफाइड कंटेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसमें से कचरा पूरी तरह से हटा दिया, होता है, ता है, ती है, जो नहीं पढ़ना वो हटा के एग्जैक्ट कंटेंट देना, ताकि कम समय टाइम सेविंग में आप क्या कर सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे ऐप पे ही मिलेगी और लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नरसिंहपुर से ढिल्लन शाह, चंद्रपुर छतरपुर से जवाहर सिंह, अंबापानी से फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान, दमोह से किशोर सिंह व जोरावर सिंह, मंडला से शंकर शाह की पत्नी फूल कंवर, होशंगाबाद से दौलत सिंह, बालाघाट से चिमना पटेल, खंडवा से रघुनाथ सिंह जी, उज्जैन से बेजाबाई। बेजाबाई ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, उज्जैन से। अमजेरा धार से बख्तावर राव बख्तावर सिंह, है ना, जो अमजेरा रियासत है वहाँ के शासक बख्तावर सिंह जी। महिदपुर मंदसौर से फिरोज शाह, अब महिदपुर है वो शाहजहाँपुर में आता है। अजयगढ़ से फरजंद अली। 10 फरवरी 1858 को अमजेरा नरेश को इंदौर रेजिडेंसी में नीम के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया। लोगों में दहशत पैदा करने उनके शव को काफ़ी समय तक हवा में लटका रखा गया। ये बहुत ज़बरदस्त, इनका आगे कभी ऐसा मौका मिला तो इनकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेजी की मदद करने वाले अजयगढ़ के रणजोड़ सिंह, चरकारी के राजा रतन सिंह, रीवा के राजा रघुराज सिंह, नागौद के राजा राघवेंद्र सिंह, भोपाल से सिकंदर जहां बेगम। 1857 की क्रांति के समय भोपाल की शासिका कौन थी, सिकंदर जहां बेगम। 14 जून 1857 को क्रांति ग्वालियर पहुंच चुकी थी। सागर से क्रांति 1 जुलाई को भड़की। अब ग्वालियर में क्रांति का बिगुल कब बजा, 14 जून, नीमच में 3 जून और सागर में 1 जुलाई। डेट भी पूछता है PSC। 1901 में हरि सिंह गौड़ ने न्याय व प्रशासन विभाग पृथक करने की मांग की। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग रूप आ गया मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। न्याय व प्रशासन विभाग पृथक करने की मांग सबसे पहले हरि सिंह जी गौड़ ने किस वर्ष, 1901। 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया। क्रांतिकारी दल का गठन जबलपुर 1907। सिवनी सत्याग्रह की शुरुआत 1916। मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन जो है उसका नेतृत्व या उसमें भाग किसने लिया था, तो प्रभाकर ढूंढीराज व अब्दुल गफ्फार खान ने। जबलपुर से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत 8 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह हुआ। झंडा सत्याग्रह में जबलपुर के नगर पालिका भवन के टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया गया। आपको बताना ये तिरंगा किसने फहराया था। झंडा सत्याग्रह में भाग लेने वाले प्रमुख नेता माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी और एक नेशनल लेवल के लीडर भी थे, उनका भी नाम बताना आपको। दमोह के प्रेमचंद ने यूनियन जैक झंडा उतारकर भारतीय झंडा फहराया। नाम ही आ गया है, प्रेमचंद जी थे, कहाँ के थे, दमोह के, और इन्होंने क्या किया, जबलपुर के नगर पालिका भवन पर झंडा फहराया। झंडा सत्याग्रह 1923 जबलपुर। भारतीय झंडा फहराने के कारण प्रेमचंद्र व सुंदरलाल को 6 माह की सजा हुई। ऐसी सजा स्वीकार है, सारी भक्ति से ऊपर राष्ट्रभक्ति। अखिल भारतीय स्तर पर झंडा सत्याग्रह 13 अप्रैल 1923 को शुरू हुआ था, ये ध्यान में रखना है। अखिल भारतीय झंडा सत्याग्रह में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति जमनालाल बजाज। अब ये नेशनल लेवल से जो आए, सरोजनी नायडू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, देवदास गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राम गोपालाचारी, मतलब नेशनल लेवल पे ये लीडर फेमस। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930। उधर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, इधर अपने यहाँ पे भी क्या हो गया, 6 अप्रैल 1930 को कानून तोड़ दिया, आंदोलन शुरू। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने। सिवनी में दुर्गा शंकर जी मेहता, सै से सिवनी, सै से शंकर मेहता। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जबलपुर में सेठ गोविंददास, जबलपुर सेठ गोविंददास, और इनके साथ दे रहे थे द्वारिका प्रसाद मिश्र। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत 1930। इसके भी 2 हिस्से हैं, आगे आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो बता दूंगा। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत 1930। जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व बैतूल के घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में गुंजन सिंह जी कोरकू ने और बंजारी सिंह जी ने किया। चरण पादुका नौहर संहार कहाँ है, 14 जनवरी 1931 को उर्मिल नदी के किनारे छतरपुर में फिशर के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और काफ़ी सारे लोग मारे गए, और इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, 1919 अप्रैल, ठीक है। चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1931 को हुआ, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे। गोली चलाने वाला कर्नल फिशर था। चरण पादुका नरसंहार को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड। पंजाब मेल हत्याकांड, ये किस स्टेशन की घटना है, खंडवा रेलवे स्टेशन की। पंजाब मेल ट्रेन का नाम है। पंजाब मेल हत्याकांड 23-24 जुलाई 1931 मध्य रात्रि को हुआ। तो पंजाब मेल हत्याकांड की घटना 1931। पंजाब मेल हत्याकांड में यशवंत सिंह, देवनारायण व दलपत राव ने मिलकर मेजर हैक्सन की हत्या की थी। हैक्सन नहीं, हैक्सन की हत्या की थी।
ये फोटो देखते एक बार। मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसार, हमलों से, अत्याचारों से, पाखंडों से भारत का शीख झुका दोगे ये मत समझो। ऐसे क्रांतिकारी विचार होने चाहिए, और ऐसे क्रांतिकारी विचार पीएससी पास होने के लिए निराशा में मत पड़ो यार। जैसे मेरे में ऊर्जा देखो ना, इस बूढ़े शरीर में कितनी ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए। मेजर हैक्सन की हत्या के कारण यशवंत सिंह व देवनारायण को फांसी दी गई। जो पंजाब मेल कांड है उसमें फांसी हुई थी यशवंत सिंह जी व देवनारायण जी को। दलपत राव जी को काला पानी की सजा दी गई। सोहाबल नरसंहार जो है वो घटना कब हुई? 1938। और सोहाबल नरसंहार घटना को क्या कहा जाता है? महाजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। सोहाबल नरसंहार घटना किस जिले से संबंधित है? सतना। और क्या नाम दिया जाता है? महाजन गोलीकांड, वर्ष 1938। सोहाबल नरसंहार के अंतर्गत लाल बुद्ध प्रताप के नेतृत्व में, सोहाबल नरसंहार का जो हेड थे, लीडरशिप किसने दी थी? लाल बुद्ध प्रताप सिंह ने। एक आम सभा का आयोजन हुआ और इसमें अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी। सोहाबल नरसंहार में लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम एवं मंदिर पांडे शहीद हो गए थे। सोहाबल नरसंहार 1938। सोहाबल से सतना, अन्य नाम महाजन गोलीकांड। लीडरशिप मेनली बुद्ध प्रताप सिंह जी ने, लाल बुद्ध प्रताप सिंह जी ने की थी। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ। यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। त्रिपुरी जबलपुर के पास आता है। यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। 2 लोगों ने चुनाव लड़ा। हमारे पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया, उस समय तो नहीं थे राज्यपाल, वो और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस चुनाव में जीत गए। गांधी जी फेवर कर रहे थे पट्टाभी सीतारामैया का। जब सुभाष चंद्र बोस को ये बात पता चली तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक विवादित अधिवेशन था कांग्रेस का। और तत्काल त्रिपुरा में भी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? उसकी शुरुआत त्रिपुरी से 1939 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है। और शेष जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम हमारे राष्ट्रपति बनेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 11 अक्टूबर 1940 में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी? जबलपुर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जाम में। शुरुआत कहां से हुई? जबलपुर। इस बार पूछ लेंगे। चावल आंदोलन रीवा में 28 फरवरी 1947 को हुआ। अंग्रेजों ने चावल पर कर बढ़ा दिया। आज़ाद अभी अपन हुए नहीं, 28 फरवरी 1947। तो चावल आंदोलन का संबंध किस जिले से? रीवा से। कसाई खाना आंदोलन 1920। कसाई खाना आंदोलन जो है वो कहां से है? 1920। और कहां? रतौना सागर। किसकी लीडरशिप में? माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी कर्मभूमि खंडवा। समाचार पत्र कर्मवीर। चावल आंदोलन रीवा, कसाई खाना आंदोलन 1920, रतौना सागर, माखनलाल जी चतुर्वेदी के नेतृत्व में। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है स्वामी ज्ञानानंद से। स्त्री सेवा दल की स्थापना भी होगी यहाँ, अभी देख लेंगे आगे। प्रज्ञा परिषद की स्थापना 1935। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत स्वामी ज्ञानानंद। उसके बाद स्त्री सेवा दल की स्थापना 1931 और बाद में क्रांति के लिए प्रज्ञा परिषद की स्थापना 1935 में हुई। मध्य प्रदेश के पहले शहीद माने जाते कुंवर चैन सिंह। कितने लोगों ने अपना रक्त दिया इस आज़ादी के लिए, है ना। देखो, पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा आसान भी कुछ नहीं है जिससे सब कुछ मिल जाता है। इसलिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 25 दिन गुरुजी के साथ मिलकर जी जान लगा के मेहनत कर लो और अपनी एमपीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। मज़ा आ जाएगा फिर तो। जो हो वही जो राम रची राका, जो मेरे राम के हाथ में। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ रियासत से। कौन सी रियासत से थे? नरसिंहगढ़। कुंवर चैन सिंह के सेनापति हिम्मत खां व बहादुर खां थे। रीवा के महाराज रणजीत सिंह को कुकर कहते थे। रीवा के महाराज रणजीत सिंह जी को क्या कहा जाता था? ये गलत शब्द क्या है? ये थोड़ा सा माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट है। इसके मैं आपको थोड़ा करेक्शन करके बता दूंगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुका है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग 2013 एमपीपीएससी का प्रश्न है। मैंने मेंस लिखा था, ज्योग्राफी पब्लिक। हाँ बेटा, ये जो है ये है रीवा के महाराज रणजीत सिंह जी जो हैं वो कुंवर चैन सिंह जी को कुंवर कहते थे। कुकर नहीं है, कुंवर, है ना। ऐसे महान लोगों के लिए नाम में त्रुटि हो जाए बहुत बड़ा पाप है, क्षमा करना आप।
ठीक है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे ने छापामार युद्ध नीति अपनाई थी। तात्या टोपे ने कौन सी नीति अपनाई थी? छापामार युद्ध नीति। नरवर के मान सिंह के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को 8 अप्रैल 1859 में अंग्रेजों द्वारा शिवपुरी में फांसी दी गई। ये इंपॉर्टेंट है। तात्या टोपे की फांसी कहाँ हुई? शिवपुरी। कब? 8 अप्रैल 1859 में। ये क्वेश्चन भी देखिए। शहीद चैन सिंह जी की छतरी कहाँ है? सीहोर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शहीद चैन सिंह जी की छतरी सीहोर। रानी लक्ष्मीबाई ने किस दल का गठन किया था? दुर्गा दल का गठन किया था। दुर्गा दल की प्रमुख कौन थी? आपकी सहायिका व अंगरक्षिका झलकरी बाई। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष किससे हुआ था? जनरल ह्यूरोज के साथ। और ह्यूरोज का एक कथन, भारत में एक ही मर्द देखा है, रानी लक्ष्मीबाई। नहीं समझे आप? बहुत बड़ी बात कही उसने। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका या मनु। रावणी अवंतीबाई की अंगरक्षिका कौन थी? गिरधारी बाई। रावणी अवंतीबाई का वेलिंगटन के साथ संघर्ष, मतलब जैसे आपका फिरोज के साथ हुआ, रानी अवंतीबाई का संघर्ष किसके साथ हुआ? अंग्रेज अधिकारी वेलिंगटन के साथ। रानी अवंतीबाई सम्मान कब प्रारंभ हुआ? 2008। शंकर शाह रघुनाथ शाह गोंड वंशी रानी दुर्गावती के ही वंशज थे। 18 सितंबर 1858 को शंकर शाह व रघुनाथ शाह को तोप से बांधकर अंग्रेजों ने उड़ा दिया। निर्दयी पापियों, अंग्रेजों ने उड़ा दिया। क्रोध आ जाता है मुझे थोड़ा थोड़ा। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। निमाड़ के रॉबिन हुड भीमा नायक। भीमा नायक को काला पानी की सजा हुई थी। ख्वाजा नायक युद्ध में भीमा नायक का साथ है। ख्वाजा नायक किसके सहयोगी थे? भीमा नायक के। ख्वाजा नायक भी जय भीमा जय जोहार। ख्वाजा नायक भी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मामा टंटिया भील की समाधि कहाँ है? पाताल पानी महू। और यहाँ का नाम बदलकर भी क्या कर दिया है? मामा टंटिया के नाम पे कर दिया गया है। मामा टंटिया भील को आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। आदिवासियों के रॉबिन हुड मामा टंटिया और निमाड़ के रॉबिन हुड भीमा नायक। तात्या टोपे ने मामा टंटिया भील को गुरिल्ला युद्ध नीति में पारंगत किया। मतलब तात्या टोपे और मामा टंटिया भील जो है आपस में प्रैक्टिस करी है ना, एक ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा अलीराजपुर जिले में। वर्तमान में इसका नाम भी क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद नगर। 1924 में चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी बने। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह एवं राजगुरु के साथ मिलकर 1928 में सैंडर्स की हत्या की। 27 फरवरी 1931 के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं आप शहीद हो गए अंग्रेजों की गोली लगने से। चंद्रशेखर आज़ाद 1925 के काकोरी षड्यंत्र में भी शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र है, राम प्रसाद बिस्मिल जिनको फांसी हुई थी शायद, ठीक है। कौन से वर्ष की घटना है? 1925। अब यहाँ है मध्य प्रदेश का कल्चर, मध्य प्रदेश का लोक गायन, ठीक है। इसको हम पार्ट 2 में कल देखेंगे। मेरे साथ लाइव बने रहें। बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आप लोगों को आज नहीं कल एमपीपीएससी जीएलसी-आईएएस ऐप पर मिल जाएगी। आज नहीं मिलेगी, ऐप पर ही मिलेगी पीडीएफ, मतलब आपको ऐप पर ही मिलेगी। दूसरा, आपको एमपीपीएससी जीएलसी की जो टेस्ट सीरीज वो ज़रूर देखनी है और लगानी है। एग्ज़ाम का जो फेनोमिना उसी के स्तर पर पेपर बनाए गए हैं। धन्यवाद साथियों।